ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है सर्विलेंस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज सर्विलेंस। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज़ कि सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूसली जांच करते रहना उन सारे फैक्टर्स की जो किसी भी बीमारी के होने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं, उसको कहते हैं सर्विलेंस। फिर से, सर्विलेंस क्या होता है। सर्विलेंस कंटिन्यूसली स्क्रूटनी करते रहना, जांच करते रहना कि भैया जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई बीमारी होती है और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कैसे हैं कि नहीं हैं। अगर हो रहे हैं तो भैया हमको समय समय पे वार्निंग देनी पड़ेगी, दैट इज सर्विलेंस। तो यहाँ पे एक शब्द याद रखना, कंटिन्यूस स्क्रूटनी। याद है हमने मॉनिटरिंग में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस ओवरसाइट, और सर्विलेंस में क्या पढ़ेंगे हम, कंटिन्यूस स्क्रूटनी। ठीक, तो ये याद रखना, स्क्रूटनी करते हैं हम उन फैक्टर्स की जो डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी और कितनी होगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत अलग अलग तरह के सर्विलेंस होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होता है। एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी का जो डेफिनेशन है, बस वही सर्विलेंस कर रहे हैं कि भाई साहब कोई भी बीमारी को कॉज करने वाले और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कितने हैं, और इन्हीं स्टडीज़ का इस्तेमाल करना है इनको ठीक करने के लिए। उसके अलावा डेमोग्राफिक सर्विलेंस होता है कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसका आपने देख लिया कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पॉपुलेशन का पूरा डेमोग्राफिक सर्विलेंस कर लेते हैं एक पॉपुलेशन का, कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सर्विलेंस होता है कि भाई जाके लोगों की जांच करो कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है कि नहीं है, कहीं कोई माल न्यूट्रिशन की तरफ तो नहीं जा रहा, सैम की तरफ तो नहीं जा रहा, पीएम की तरफ तो नहीं जा रहा, इसके बारे में। और फिर भाई साहब ये तो एक अलग ही टॉपिक है, सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है एनएसीपी वगैरह में किया जाता है, एचआईवी के प्रोग्राम में। और सेंटिनल सर्विलेंस में एक मुख्य चीज़ याद रखना कि ये ना मिसिंग केसेस के लिए हम करते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्विलेंस में, तो सेंटिनल सर्विलेंस भी एक तरह का होता है। अब जैसा कि मॉनिटरिंग में हमने कहा था कि भाई कौन लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो सर्विलेंस में भी देख लें कि कौन करते हैं। तो याद रखना यहाँ हमको ना सर्विलेंस में प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, यहाँ टेक्नीशियन लेवल के लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ना कोई एक बड़ी चीज़ है। अब फॉर इसको याद कैसे करें, तो सर्विलेंस में याद करो कि जब तुम कॉलेज में आते हो, कॉलेज में तुम्हारा जब एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो तुम्हारे एडमिशन से पहले तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, स्क्रूटनी होती है। और वो स्क्रूटनी कौन करता है, प्रोफेशनल्स बैठते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब फैकल्टीज़ बैठती हैं, एचओडीज़ बैठते हैं, वो देखते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं, जिसको कि हम स्क्रूटनी कहते हैं। तो भैया स्क्रूटनी तो प्रोफेशनली करेंगे, टेक्नीशियन लेवल के लोग नहीं चलेंगे यहाँ पे। ठीक, अब तो ये हो गया भाई सर्विलेंस कौन करते हैं। उसके बाद आता है मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर्विलेंस करने का। पहली चीज़ तो हमने सर्विलेंस करके डेटा निकाल लिया, तो उससे हम हेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है, कौन सी बीमारी हो सकती है, उससे बचाव करना है। तो बीमारी का नाम लिया है, तो भाई अगर हमको पता चल गया, डेटा हमारे पास है, तो हम किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक डेटा होता है कि क्या क्या नए तरह की बीमारियां आ रही हैं, वो भी देख सकते हैं, या जो बीमारियां होती रहती हैं उनमें क्या चेंज देखने मिल रहा है उनके ट्रेंड्स में, वो हम देख सकते हैं कि क्या नया ट्रेंड आ रहा है बीमारियों का। ऐसे तो नहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा आ रही है, या क्या नया ट्रेंड आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ने लगे, तो हम चेंज देख सकते हैं अगर हमारे पास डेटा है। और अगर हमने ट्रेंड देख लिया, नए ट्रेंड या चेंजिंग ट्रेंड, तो हम समय रहते वार्निंग दे सकते हैं कि भाई साहब संभल जाओ, वरना आउटब्रेक या एपिडेमिक भी हो सकता है। तो समझ गए सर्विलेंस क्या होता है, जांच करना, स्क्रूटनी करना उन फैक्टर्स की जो किसी बीमारी के होने और डिस्ट्रीब्यूट होने में मदद करते हैं। क्या क्या एग्जांपल, एपिडेमियोलॉजिकल या डेमोग्राफिक या न्यूट्रिशनल या सेंटिनल सर्विलेंस कौन करता है, प्रोफेशनल्स करते हैं, और मुख्य उद्देश्य उसके क्या है ये हमने देख लिया। अब एक छोटी सी चीज़ और देख लेना सर्विलेंस में कि भाई ये कितने तरह का होता है, वाइवा में पूछा जाता है। तो मुख्यतः ये 3 तरह का होता है, एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस एंड सेंटिनल सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस क्या है, एक्टिव का मतलब है भाई
एक्टिविटी हो रही होगी, कुछ कोई एक्टिवली कुछ कर रहा होगा, ऐसे सेडेंटरी टाइप बैठा नहीं होगा, तो बस वही है एक्टिव सर्विलेंस की। हेल्थ वर्कर जो होता है एक्टिवली खुद से उठ के जाता है लोगों के घरों में लगभग हर 15 दिन में केसेस को डिटेक्ट करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में होता है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल मलेरिया है, तो मलेरिया के लिए ये जो हेल्थ वर्कर होता है वो क्या करता है, हेल्थ वर्कर होता है वो उठता है हर 15 दिन में लोगों के घरों में जाता है और वहाँ जाके जो लोग हैं उनकी ब्लड फिल्म्स लेता है, या कहना चाहिए पेरिफेरल स्मेयर बनाता है, और फिर उससे देखता है कि भाई ऐसा तो नहीं उनको मलेरिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हेल्थ वर्कर खुद से उठ के जा रहा है लोगों के घरों में और डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर एक्टिवली उठ के जा रहा है और डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो कौन सा सर्विलेंस हो गया, एक्टिव सर्विलेंस। समझ गए। ऐसे सेकंड टाइप का जो होता है ना, दैट इज पैसिव सर्विलेंस। पैसिव सर्विलेंस क्या होता है, पैसिव सर्विलेंस इसका जस्ट उलट होगा। इसमें क्या होगा, डेटा जो है, जो याद है एक्टिव सर्विलेंस में हेल्थ वर्कर खुद से उठ के जा रहा था कि भैया बताओ तुमको बीमारी है कि नहीं, यहाँ पे डेटा खुद से आएगा हेल्थ सिस्टम के पास, मतलब पैसिवली आएगा। हेल्थ सिस्टम तो अपनी जगह बैठा रहेगा, इसके पास डेटा खुद से उठ के आएगा। ज़्यादातर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में यही होता है। इसका कुछ समझ में आया, नहीं आया, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये घर था, घर के अंदर आदमी था, और ये क्या था, हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल से हमारा जो हेल्थ वर्कर है ये उठ के गया था और इसका पेरिफेरल स्मेयर वगैरह बनाया था। यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव सर्विलेंस में क्या हुआ, ये एक घर, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर भाई साहब ओपीडी में बैठे हुए हैं। ये जो अपने घर हैं, घर में लोग रहते हैं। अब ये भाई साहब बीमार पड़े, तो ये भाई साहब चल के आए, डॉक्टर साहब को दिखाया कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मुझे देखो। डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है भाई साहब एक काम करो, फॉर एग्जांपल इनने कहा कि हमको खकार दे के खांसी आ रही है, तो इनने बोला ठीक है भाई साहब इसका क्या करो, स्पूटम एग्जामिनेशन कर लो। इसका स्पूटम एग्जामिनेशन कर लिया, हो सकता है टीबी मिल गया हो। पर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये जो भाई साहब थे ना, या हेल्थ सिस्टम था हमारा, ये पैसिवली बैठा रहा, हिला नहीं अपनी जगह से। क्यों, क्योंकि ये तो ओपीडी में बैठा है। कौन चल के आया, डेटा खुद चल के आया और उसने रिपोर्ट किया हमारे हेल्थ सिस्टम को। तो हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा बैठा रहा, पैसिव होके बैठा रहा कि डेटा तो आ रहा है। ये ज़्यादातर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में यही होता है कि भैया ज़्यादातर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, जो हॉस्पिटल्स की ओपीडी होती हैं वहाँ पे कितने पेशेंट्स आए, आईपीडी होती हैं वहाँ कितने पेशेंट भर्ती हुए, उनकी जानकारी लेते हैं और उससे फिर सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। ज़्यादातर में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम है जहाँ एक्टिवली होता है, जैसे कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, यहाँ बंदा खुद से एक्टिवली उठ के जा रहा है। यहाँ पे बंदा पैसिव होके बैठा हुआ है, डेटा जो है दैट इज़ हमारा बीमार आदमी खुद चल के आ रहा है। समझ गए। तो ये एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है भाई साहब, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस पे भी हम अलग से एक वीडियो करेंगे। इनफैक्ट एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस पे भी ना डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है, इसको भी हम अलग से करेंगे। अभी हमारा टॉपिक सर्विलेंस है, इसलिए हमने थोड़ा सा पढ़ा। ऐसी सेंटिनल सर्विलेंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया होता क्या है। सेंटिनल सर्विलेंस का मुख्य उद्देश्य होता है कि भैया जो छूट गए हैं ना केसेस, सर्विलेंस हम कर रहे थे, चाहे आपने एक्टिव किया हो चाहे आपने पैसिव किया हो, इनमें जो छूटे हुए केसेस हैं उनको ढूंढ के निकालना और फिर उनको जो हमने पुराने सर्विलेंस के थ्रू जो केसेस मिले थे उनमें ऐड कर देना। ठीक, तो इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट हमको सर्विलेंस में पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें सवाल की, तो अगर मैं बात कहूँ थ्योरी एग्ज़ाम की, तो भाई साहब थ्योरी में आपको सर्विलेंस पे शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ना दूसरा क्वेश्चन जो आता है जिसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। इसको हम अलग से वीडियो में देखेंगे, तो ये भी आपको सवाल आता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया थ्योरी का क्वेश्चन। अगर हम बात करें वाइवा की, तो वाइवा में भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन सर्विलेंस, और एग्जामिनर ये शब्द सुनना चाहता है कंटिन्यूअस स्क्रूटनी।
जैसे कि मॉनिटरिंग में सुनना चाहता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, यहाँ पे सुनना चाहता है कंटिन्यूस स्क्रूटनी। ठीक, दूसरी चीज़ जो वाइवा में पूछते हैं दैट इज टाइप्स, एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस बताओ और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। इनफैक्ट ये भी हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर एटलीस्ट अभी बताने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए। और सेंटिनल सर्विलेंस का वाइवा में पूछते हैं कौन से बीमारी में, तो HIV में NSEP के तहत सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड में वो सभी अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए MCQs हैं। तो एक MCQ मुझको ये मिल चुका है कि भैया डिफाइन करो सर्विलेंस को, तो सर्विलेंस क्या होता है, कंटिन्यूस स्क्रूटनी होती है फैक्टर्स की जो डिटरमाइन करते हैं डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस में। उसके अलावा मुझे एक MCQ इसके ऑब्जेक्टिव पे भी मिला है, तो उसमें ऑल एक्सेप्ट था, तो तीनों ऑप्शन क्या थे, हेल्थ प्लानिंग, कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड डेटा ऑन न्यू एंड चेंजिंग ट्रेंड्स। ये भी MCQ मुझको मिल चुका है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको सर्विलेंस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।